हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ा। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातु इलेक्ट्रोडों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो अब हम यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है धातु की क्रियाशीलता। तो इस श्रेणी की मदद से कौन धातु अधिक क्रियाशील है और कौन धातु कम क्रियाशील है, इस तरह की जानकारी हम कर सकते हैं। तो जो कि किसी भी धातु की क्रियाशीलता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कहें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रियाशीलता उस धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो जो धातु आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है वो अधिक क्रियाशील होगा, जो जिसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होती है वो कम क्रियाशील होगा। तो जब हम एक रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, यानी उनके अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो इसका अपोजिट उनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी, और जब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटेगी तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम भी जो है वो घटता हुआ क्रम प्राप्त होगा, यानी उनकी क्रियाशीलता घटेगी। तो इस प्रकार से रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु इलेक्ट्रोडों की क्रियाशीलता का मान घटता है। इस अनुप्रयोग पर आधारित हम एक उदाहरण देख सकते हैं। हमें 4 धातु दिए हुए हैं ए, बी और सी, डी, जिसमें हमें उनके अपचयन विभव का मान दिया हुआ है और उनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम प्राप्त करना है। तो हमने पढ़ा कि जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनकी क्रियाशीलता घटती है। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनके अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, मतलब जब उनके अपचयन विभव का मान बढ़ेगा तब उनकी क्रियाशीलता घटेगी। तो हम इन धातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे और वही क्रम इनकी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कहलाएगा। तो अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम हम देखेंगे। पहले सबसे कम अपचयन विभव सी का है -3.05, तो इसे लिख लेंगे सी को। फिर उससे अधिक अपचयन विभव ए का है -2.93, फिर उसके बाद बी का है -2.05, और फिर सबसे अधिक डी का है -0.74। तो इस तरीके से हमें मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त हो जाएगा, और यही क्रम इन धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कहलाएगा। अगला अनुप्रयोग है एक रिडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता। मतलब एक रिडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है, इसकी जानकारी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से कर सकते हैं। तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। तो जिस पदार्थ के मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा उसका अपचयन होगा, और जिस पदार्थ के मानक अपचयन विभव का मान कम होगा उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा। तो इसको हम एक उदाहरण की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 पदार्थ लिए हैं, और इसमें से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fe2+ फेरस आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और Fe में चेंज हो जा रहा है, यानी यहाँ पे Fe2+ का अपचयन होगा। और Cu जो है यहाँ पे Cu से Cu+, Q+ आयन में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यदि ये अभिक्रिया होगी तो ये फेरस आयन का अपचयन होगा और कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। और चूँकि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देख सकते हैं कि आयरन इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान -0.44 वोल्ट है, और कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान +0.34 वोल्ट है। तो इसके मानक अपचयन विभव का मान कम है और इसका अधिक है। तो जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण होना चाहिए और कॉपर पे अपचयन अभिक्रिया होनी चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि यदि यह अभिक्रिया होती है तो इसका अपोजिट हो रहा है। तो कॉपर पे अपचयन की बजाय ऑक्सीकरण, और यहाँ पे ऑक्सीकरण की बजाय अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अगला अनुप्रयोग है धातु के लवण धातु का विस्थापन। धातु के लवण के विलयन से धातु का विस्थापन। तो किसी भी धातु के लवण के विलयन से अगर हम उस धातु को विस्थापित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम उस एक दूसरी अन्य धातु का प्रयोग करेंगे जिस धातु का जो उस लवण धातु से इस लवण धातु से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित हो, मतलब कि ऊपर होगी तो उसके मानक अपचयन विभव का मान कम होगा।
मतलब कि अगर हम कोई लवण है और धातु का लवण है और उस धातु के लवण से उस धातु को विस्थापित करना चाहते हैं तो हम ऐसी धातु का उपयोग करेंगे जिसके मानक अपचयन विभव का मान इस धातु से कम हो। यहाँ कॉपर सल्फेट कॉपर धातु का लवण है जो एक्वस यानी विलयन में है। तो विलयन अवस्था में कॉपर धातु का लवण है और इस लवण से हम कॉपर धातु को विस्थापित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक धातु जिंक का उपयोग कर रहे हैं। तो चूँकि कॉपर विलयन में क्यूप्रस आयन के रूप में उपस्थित है और उसको विस्थापित करने पर हमें ये कॉपर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे हमें इस लवण धातु का अपचयन कराना होगा। तो हमें अपचयन कराने के लिए ऐसे धातु का उपयोग करना होगा जो खुद ऑक्सीकृत हो जाए, उसको अपचयित कर दे। तो वो धातु ऑक्सीकृत होगी जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कॉपर से कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर के मानक अपचयन विभव का मान है 0.34, जबकि जिंक का है -0.76 वोल्ट। तो जिंक का कम है। तो जब जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन से कराएंगे, यानी कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन में हम जब जिंक की छड़ डुबो देंगे तो जिंक की जो मानक अपचयन विभव इसका मान कम है। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण होगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये एक अपचायक की भांति कार्य करेगा, मतलब दूसरी धातु को अपचयित कर देगा। तो ये क्या होगा, कॉपर आयन क्यूप्रस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाएगा और जिंक जो है खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये जिंक से जिंक आयन में चेंज हो जाएगा और ये जिंक आयन जो है सल्फेट आयन से विक्रिया करके जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट विलयन में ये कॉपर क्यूप्रस आयन के रूप में है और ये जिंक से अभिक्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पे क्यूप्रस आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और कॉपर में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें कॉपर का अवक्षय प्राप्त हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये धातु लवण विलयन से विस्थापित हो जाएगी और जिंक जो है जो अभी छड़ के रूप में हम ले रहे थे वो सॉलिड रूप में था, अब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जिंक आयन के रूप में चेंज हो गया था और जिंक आयन जो था अब ये विलयन में घुल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम छड़ डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट विलयन में तो जिंक की छड़ घुलकर उसमें ख़त्म हो जाएगी और कॉपर का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि हम कॉपर सल्फेट लवण के विलयन से कॉपर को विस्थापित करना चाहते हैं तो हम जिंक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान इस कॉपर से कम है। अगला अनुप्रयोग है धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। मतलब हाइड्रोजन अम्ल के रूप में हो, जैसे HCl हो, H2SO4 हो, इस तरीके से हाइड्रोजन अम्ल के रूप में उपस्थित हैं और उसे हम किसी धातु के द्वारा उस धातु जो आयनिक रूप में है अम्ल में, उससे हम इसको विस्थापित करके परमाणविक रूप में लाएंगे। तो इस विस्थापन के लिए हम ऐसी धातु का उपयोग करेंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हो। तो जब धातु, जैसे कि हम पहले देखे थे कि हम कोई लवण के विलयन से उस लवण को विस्थापित करना चाह रहे थे तो हम ऐसी धातु का उपयोग कर रहे थे जो उस धातु से श्रेणी में ऊपर हो। वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन को विस्थापित करना चाहते हैं तो हम ऐसी धातु का प्रयोग करेंगे जो उस रासायनिक श्रेणी में उससे ऊपर हो, हाइड्रोजन से ऊपर हो। तो यानी उसके मानक अपचयन विभव का मान जो हाइड्रोजन से कम हो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमें HCl हाइड्रोजन का अम्ल है और इससे हम हाइड्रोजन को विस्थापित करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे निकल का यूज़ कर रहे हैं। तो निकल के मानक अपचयन विभव का मान है -0.25 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान 0 है। मतलब निकल का जो मानक अपचयन विभव है वो कम है और ऑक्सीजन का अधिक है। तो ये कम है तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और इसका अधिक है तो यहाँ पे अपचयन होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो निकल इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और निकल आयन में चेंज हो जाएगा Ni2+ में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी H+ के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये H2 परमाणु अवस्था में आएगा, फिर उसके 2 परमाणु मिलकर अणु बना लेंगे। तो ये इस तरीके से ये अम्ल से इस हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, निकल के हाइड्रोजन गैस के रूप में चेंज हो जाएगा और निकल आयन
के रूप में ये परिवर्तित होकर क्लोरीन आयन से अभिक्रिया करके निकल क्लोराइड बना लेगा। तो इस तरीके से हम अगर हाइड्रोजन के अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करना चाहते हैं तो ऐसी धातु का उपयोग करेंगे जो रासायनिक श्रेणी में उससे ऊपर स्थित हो, तो ये अभिक्रिया हो सकेगी। अगला अनुप्रयोग है धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण व ऑक्साइडों के ऊष्मीय स्थायित्व, यानी इसकी जानकारी हम रासायनिक श्रेणी की मदद से कर सकते हैं। तो जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनके मानक धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव का मान घटेगा। तो ऑक्सीकरण घटने विभव का मान घटने का मतलब उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी, यानी ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी तो उनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी घटेगी, और जब धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटेगी तो यानी धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण जो है घटेंगे, क्योंकि वो धनायन अब आसानी से नहीं बना पाएंगे। और जब ये धनायन नहीं बना पाएंगे तो एक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन के साथ जो इनका बंध होगा वो भी कमज़ोर हो जाएगा, यानी इनके ऑक्साइड का जो ऊष्मीय स्थायित्व होगा वो घटेगा। यानी अगर हम उनके ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो वो आसानी से अब टूटने लगेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सोडियम रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है, तो उसका ऑक्साइड जो है उसके ऑक्साइड का ऊष्मीय स्थायित्व अधिक होगा और उसको हम गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन Ag जो है सिल्वर वो रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित है, तो इससे का जो ऑक्साइड होगा उसका ऊष्मीय स्थायित्व कम होगा, तो उसको गर्म करने पे ये Ag में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा।